गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET PYQs। और आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना और नोट डाउन करते रहना। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये आपको निकालना है इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल के अंडर। ठीक है, मतलब आपको हमने क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। यूनिट सेल पढ़ाया हुआ है, यूनिट सेल पढ़ाया हुआ है। तो यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं ये भी जान लीजिए। यूनिट सेल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ध्यान से देखते जाओ। यूनिट सेल कितने तरह के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे, राइट। पहला होता है SCC, राइट। दूसरा होता है बच्चा BCC और तीसरा होता है FCC, राइट। चलिए इस सब में क्या डिफरेंस है वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखते जाइए। अगर मैं बात करूँ किसकी, SCC की बात करूँ, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी क्या है, बस आपको माइंड में लेके चलना है। पहला केस देखिए, हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब कितने एटम होंगे जिसको हम Z से नोट करते थे। तो SCC के केस में, ओहो एक सेकेंड बच्चा, हाँ SCC के केस में Z का वैल्यू कितना होता है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। जो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया आपको? आपसे पूछा गया है BCC। तो बताइए BCC के केस में कितना होगा? 2 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो भी ये भी आपको याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ पर? SCC के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6, BCC के केस में 8, FCC के केस में 12। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी की। पैकिंग इफ़िशियंसी याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर होता है 52%, याद है आपको। यहाँ पर होता है 68%। देख लेना, बाय द वे थोड़ा इधर उधर डाटा हो जाए तो बस चेक कर लेना। और यहाँ पर होता है 72%, राइट, याद होना चाहिए आपको। क्लियर है? ओके। एक और होता है यहाँ पर, वो होता है आपका रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? A एंड R के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन समझ रहे हैं आप? ये हमने बताया हुआ आपको, तो ये आपको याद रखना है। A क्या है? एज लेंथ, और R क्या है? एटॉमिक रेडियस। बताते हैं, देखिए SCC के केस में यहाँ पर A इक्वल टू होता है 2R, ठीक है। यहाँ पर A इक्वल टू होता है 4R अंडर रूट R अपॉन BCC है तो √3। यहाँ पर होता है A इक्वल टू 4 अंडर रूट R डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आ गई बात कि नहीं है? समझ में, ये R अपॉन 2 होता है। क्लियर हो गया या कोई कन्फ्यूजन है? तो ये बिल्कुल आप याद कर लेना। याद कर लोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो ये हमने लिखा दिया यहाँ पर R। क्लियर हो गया? तो ये सारे रिलेशन है। यहाँ पर A क्या है वो भी मैं समझा दूँ आपको। A क्या है आपका? एज लेंथ है। क्या है ये? एज लेंथ है, ये है ना, क्यूब का एज लेंथ है। सारे ए ही होते, सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है? ए ही होता है। और ये R क्या है बताइए? R है एटॉमिक रेडियस। R क्या है? एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर इतनी चार्ट अगर याद हो जाती है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलोगे सर याद कैसे होगा? याद करने से याद होता है। हमने भी याद करी है तो याद है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझिए। BCC के केस में क्या होता है, एक हम क्यूब बना लेते हैं, पूरा डिटेल समझा रहे हैं। ये बना लिया एक हमने क्यूब, देख लो ये BCC है, ठीक है। क्यूब कैसे बनाएंगे? ये बच्चा वाला गेम आपने खेला भी होगा। इस तरह से, ये इस तरह से क्यूब बनाते, देख लो, ध्यान से देखते जाना, ठीक है।
ये हमने क्या बना लिया, क्यूब बना लिया, राइट। ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया। अब क्यूब में क्या होता है, अगर मैं बीसीसी की बात करूं, किसकी बात करूं, समझो ध्यान से, अगर मैं बीसीसी की बात करूं तो सारे एटम्स कहाँ होते हैं, एट कॉर्नर्स होते हैं। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स। ध्यान से सुनते जाओ, नोट्स में ऑलरेडी लिखवाया हमने, बताया हुआ है, बस यहाँ पे लिखूंगा नहीं भाई, समझा रहा हूँ। या तो ये चार्ट याद कर लो इधर वाला, ये चार्ट याद कर लो, या फिर इस तरह से आप निकाल सकते हो। एंड वन एटम इज इनसाइड द क्यूब। एक एटम क्या होता है, क्यूब के अंदर। मतलब क्या होगा, एक क्यूब बना लो, चारों बॉल को, सभी बॉल को कॉर्नर पे रख दो और एक बॉल को उस क्यूब के अंदर। मान लो तुम्हारा रूम एक क्यूब है, तुम्हारा जिस रूम में तुम बैठे हो वो एक क्यूब है, तो सारे एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर कॉर्नर पर, और एक एटम कहाँ होंगे, रूम के अंदर, पूरा का पूरा रूम के अंदर रख दो। ठीक है, तो ये हो गया बीसीसी। ये बीसीसी का स्ट्रक्चर है, क्या है ये, बीसीसी। क्लियर हो गया। बीसीसी में क्या होता है, मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूं। देखो, ऑल एटम्स, ये तो अभी बोल रहा था मैं, ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स। कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। पहली बात समझ में आएगा। सो कंट्रीब्यूशन, 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 थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स कितना होगा बताओ तो, कितना होगा। तो 8 इंटू 8 कॉर्नर्स है, अभी तो देखो ब्लू वाला 8 कॉर्नर्स है ना, 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर पर कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 1/8, 1/8, तो कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो सर 1/8 कितना होता है, तो तुम्हारे रूम में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, बाकी तो दूसरे रूम में चला गया। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट आपके रूम में कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी तो दूसरे रूम में चला गया। ठीक है, तो इस सब को जोड़ोगे तो ये तो 1/8 ही होगा। टोटल कितना होगा, 1/8 होगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, और सबको इतना इतना पार्ट सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, एक बॉल बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे रूम के अंदर है, हम इसकी शुरू करते। ठीक है, ये सब तो बाहर है, ये जो खुला हुआ पार्ट है तो दूसरे रूम में चला गया है, तो इसको नहीं लेंगे हम। हमारे रूम के अंदर जो 1/8 आएगा, और 8 कॉर्नर तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, 9 क्या है, वन एटम इज इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब है, तो कितना हो गया, जब एक पूरा का पूरा आइटम हमारे अंदर ही है तो वो पूरा का पूरा 1 ही हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल एटम कितने हो गए, 1, और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, टोटल एटम 2 हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको हमने पूरे अपने नोट्स में समझाया, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी की बात कर रही है, क्लोज्ड पैकिंग है वो, कह रहा है द रेडियस ऑफ एटम आर, मतलब एटॉमिक रेडियस आर होता है, एंड द एज लेंथ ए के बीच में क्या रिलेशन है बाय द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन ए एंड आर के बीच में रिलेशन स्टेबल कर रहा है, इन द केस ऑफ एफसीसी। इन द केस ऑफ एफसीसी कौन सा ए एंड आर के बीच में करेक्ट रिलेशन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, एफसीसी की बात कर रही है। एफसीसी में क्या होता है समझिए तो, एफसीसी के केस में क्या होता है, आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देखिए। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स, क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो ऑल एटम्स आर एट ऑल फेसेस, और सभी फेसेस पे भी होंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देखिए क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि हमारे पास एक, पहले हम एक फेस की बात कर लेते हैं। चलो मैं क्यूब ही बना के दिखाता हूँ मैं तुमको इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्यूब है, ध्यान से देखते जाना। ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझाने के लिए, मैं समझा देता हूँ।
बट इतना डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है। देखिए सभी एटम्स क्या होंगे, सारे एटम्स कॉर्नर पर होंगे। सारे एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर। बट कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच टू ईच अदर। कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ध्यान से देखना, सारे एटम्स कॉर्नर पर हैं लेकिन कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो 8 कॉर्नर्स हो गए। क्लियर हो गया या कोई डॉट? देख लो, मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले हम चारों कॉर्नर की बात कर लेते हैं। चारों कॉर्नर्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये इस कॉर्नर की हो गई, ये इस कॉर्नर का हो गया, ये इस कॉर्नर का हो गया और ये इस कॉर्नर का हो गया। चारों कॉर्नर एक वाला पार्ट। इधर वाला भी ले लो, कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये इस वाले पार्ट पे होंगे सारे एटम्स, लेकिन सारे एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा। कितने? 8 हो गए ना। क्लियर हो गया? अब एक एटम जो होगा, समझिएगा ध्यान से, एक एटम जो होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा फेस के अंदर डायगोनल पे होता है। एक एटम डायगोनल पे होता है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। देखिए, और जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सभी फेस पर होंगे। एक फेस पर ये एटम है, एक फेस पर ये एटम है। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, सभी फेस पर भी एटम होगा। कैसे होगा ये तो अब दिख नहीं पाएगा आपको, तो मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको। एक फेस का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक फेस का, मान लो ये वाला फेस ले लेते हैं, ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला सामने वाला फेस ले लेते हैं, है ना। ये वाला फेस ले लेते हैं। या तुम अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा फेस ले लो। कौन सा फेस ले सकते हो? ये वाला फेस ले रहे, इधर वाला, ये देख रहे हो, ये वाला फेस ले रहे। ठीक है, इधर वाला फेस ले रहे। तो ध्यान देखना, ये वाला फेस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से ब्लैक से ही बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और नहीं, एक सेकेंड। देखना ध्यान से, ऐसा ही फेस है। ये वाला इधर वाला, ये वाला फेस बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। ये जो फेस है, यहाँ पर सारे एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है। सारे एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर हैं। बट कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और एक एटम कहाँ पर है, फेस पे भी है, फेस पे भी है। तो फेस पे भी हम एक एटम को ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से फेस पे भी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ध्यान देखना। अब हम क्या करते हैं, इस फेस को मिट करवा देते हैं, इसको मिला देते हैं हम लोग, इसको मिला देते हैं। ध्यान देखना, ये इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया? एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फेस पर एटम होते हैं वो सभी कॉर्नर एटम को टच करता है। ये फेस पर है और सभी कॉर्नर एटम को टच करता है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाओ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चा, टाइम देना। तो देखिए, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये एक फेस का स्ट्रक्चर है। कौन सा फेस का? इस वाले फेस का स्ट्रक्चर है। इस वाले, इधर देखो, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, फेस सेंटर्ड के केस में क्या होता है कि सारे एटम्स तो कॉर्नर पर होते ही होते हैं, एज वेल एज ऑल एटम्स आर एट फेसेस ऑल्सो एंड टचेज टू ईच कॉर्नर एटम। और वो जो फेस पर एटम्स होते हैं, ये सारे एटम क्या करते हैं, कॉर्नर एटम को टच करते हुए रहता है, टच करते हुए रहता है। ठीक है, तो सारे कॉर्नर एटम को टच करते हुए रहता है। आप बोलोगे सर ये तो टच कर रहा है, इसको कहाँ टच कर रहा है? तो हम इसको भी टच करवा सकते हो। कहोगे सर ये एटम बहुत ही इस तरह से ये हो गया, लेंदी हो गया, तो बहुत ही बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं। आप नोट्स में देखना, सारे एटम क्या होते हैं बच्चा, आइडेंटिकल होते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से गलत, आप बना लेना वहाँ पर। ठीक है, सारे एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल। बट मैं दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। बट ये भी एटम क्या होते हैं, इस एटम को टच कर रहा होता है, इस एटम को टच कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते, देखिए यहाँ से अब इसको हमने ए माना है। इसको क्या माना है, ये जो लेंथ है इसको क्या माना है, ए, क्योंकि क्यूब है तो सारे लेंथ ए ही होगी। ये भी कितना होगा, ए ही होगा, राइट। और ये भी कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि एज लेंथ हुआ है। ठीक है,
और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ये इसके क्या है, फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। ये कितना होगा, चूंकि सारे आइडेंटिकल एटम है तो ये कितना होगा आर, ये कितना होगा, यहाँ से इसकी रेडियस होगी तो ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर और ये भी हो गया आर। सारे एटम आइडेंटिकल है, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, अक्सर कोई बड़ा एटम है तो रेडियस बड़े होंगे, कोई सारे एटम एक रंग है, एक आइडेंटिकल है, ये यहाँ पर एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि क्यूब में सारे कितने होते हैं 90 पे होते हैं। कहोगे सर ये 90 पे नहीं है, सब 90 पे है, याद रखना क्यूब में सारे एंगल कितने होते हैं 90 के होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं हम, इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो तुम, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, चूँकि ये क्या बन जाएगा तुम्हारा डायगोनल बन जाएगा, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा बताओ तो, ए बी हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r का स्क्वायर, 4, चलो वो बाद में निकालेंगे हम लोग, यहाँ से सीधा लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ से ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी कितना है, ए सी आप देख लीजिए ये है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना होगा ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए बी निकाल लेते हैं ना, क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, ए बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, राइट। तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a√2 हो जाएगा a√2, ये हो गया ए बी का वैल्यू। ए बी क्या पता चल गया आपको, ये है ए बी, इधर इधर देखो ये ए बी है, क्लियर हो गया। अब ए बी इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आर 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 आर, 4r है ना, तो 4r इज इक्वल टू a√2, क्लियर हो गया a√2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये तो पता चल गया आपको, मैं इधर लिखता हूँ 4r इक्वल टू क्या हो गया a√2, राइट। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ से r इक्वल टू निकाल लेते हैं, r इक्वल टू सब में r आ रही है, दिख रहा होगा आपको, सब में r लिया था, r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2/4, यही हो जाएगा a√2/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो ये ऑप्शन है नहीं, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2/4 है। इसको क्या करते हैं हम, ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से जब आप ये करेंगे तो √2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू a क्या बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर a इंटू 2 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 4√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा r इक्वल टू a/2√2, यही ना ऑप्शन दिया, तो इतना घुमा के आंसर लाया हुआ है इस तरह से। अब आप एक समझ, ये तो पूरा हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरह से आप एफसीसी निकाल सकते हैं, बट हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, याद है क्या फॉर्मूला बताया था, ए और आर के रिश्ते में 4 क्या बताया था हमने, a इक्वल टू 4√r डिवाइडेड बाई 2, यही ना बताया था मैंने आपको, याद है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आपको यहाँ पर याद रखना, ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, बट इसको हमें क्या करना था, सॉल्व करना था इस तरह से निकालने के लिए। तो ये भी रिलेशन आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसका भी यूज आ जाएगा और इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट होगा इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट होगी वो किस तरह से होगी। तो आपको मैंने समझाया था, जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, राइट, क्लियर हो गया। तो ऐसा मैं फास्ट लिख रहा हूँ। दूसरा क्या होता है,
डायामैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस होता है। तीसरा क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, समझते जाओ, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? एंटी फेरो। क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस होता है। और लास्ट होता है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, राइट। ठीक है, अब ये इतने तरह के सब्सटेंस होते हैं किसके बेसिस पर? ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पर ये हमने सॉलिड को डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पर समझिए, ये तो पैरामैग्नेटिक की बात करें तो जिसके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसके यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, आपको ये याद कर लेना। यहाँ पर क्या होता है? अनपेयर्ड, बहुत बार हमने कवर करवाया है। यहाँ पर क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। ये दोनों तो कहानी खत्म हो गया, बहुत बार हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड इधर देखे। अब बात आती है फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, मैं अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट की नेचर पे कर रहा हूँ, मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे कर रहा हूँ, ये सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट के बेसिस पे कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ फेरो मैग्नेटिक, किसकी बात करता हूँ मैं? फेरो मैग्नेटिक, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है? जो अलाइनमेंट होते हैं वो बिल्कुल एक ही तरह होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होगा। सारे ऊपर होंगे तो सारे ऊपर ही होंगे, समझ में आ रहा है? सारे की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, सभी एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। या आप क्या कर सकते हैं? बोलो सर सब ऊपर ही होगा। नहीं नहीं बच्चा, आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, सभी नीचे होंगे, सभी नीचे होंगे। तो ये किसके लिए होंगे? थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, किसके लिए होंगे? ये हो गया आपको फेरो मैग्नेटिक। किसके? फेरो। एक होता है एंटी फेरो। क्या होता है बच्चा? एंटी फेरो की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, एंटी फेरो की बात करते हैं। तो एंटी फेरो में क्या होने वाला है? एंटी फेरो में एक ऊपर एक नीचे, मतलब क्या हुआ? ध्यान देखो, एक अगर ऊपर जा रहा है तो एक की डायरेक्शन नीचे है। एक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। मतलब सबकी अगर मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालूँ तो जीरो हो जाएगा। सबकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या होगी? यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर के जीरो बन जाएगा। अब बात आता है सर क्या पूछ रहा है हमसे? अब हमसे आता है, पूछता है फिर क्या पूछता है? फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है बच्चा? यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो एक नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया तो फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर जा रहा है तो दो नीचे चला गया। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं? फेरी। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? फेरी मैग्नेटिक तो पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, फेरी मैग्नेटिक के केस में क्या होने वाला है? यहाँ पर कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, ये देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ये दो ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक दो ऊपर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ देखोगे तो सारे क्या हैं? एक ही जैसा है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? ये देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ अगर तुम समझदार हो तो। ये बताओ ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा फेरी के लिए। किसके लिए? फेरी, क्योंकि बहुत ऊपर बहुत नीचे, बहुत ऊपर, कुछ भी लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है। अच्छा सर इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? सारे ऊपर ही जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फेरो। अच्छा इसके लिए बताओ, सारे नीचे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी फेरो, ठीक है। अच्छा इसके लिए बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, क्या बन गया है बच्चा? एंटी फेरो।
एंटी फेरो। तो आपसे क्या पूछ रहा था, फेरी पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, कौन शॉर्ट की डिफेक्ट करता है। तो हमने अपने नोट्स में सीधा लिखा हुआ था कि जो AGBR है, जो AGBR है वो फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट शो करता है। याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। जो AGBR है ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट शो करता है। NaCl क्या शो करता है, आप देख लेना, ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। KCl भी क्या शो करता है, शॉर्ट की ही शो करता है। और AgCl क्या शो करता है, फ्रैंकल। लेकिन AGBR जो है वो दोनों शो करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तो हमसे सब नहीं पूछ रहा है, तो आपको सिंपली क्या यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। AGBR दोनों इफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, हमने क्या बताया था, हमारे पास सेवन क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, याद है ना आपको। और 14 ब्रेवियाज लैटिस होते हैं, 14 ब्रेवियाज लैटिस होते हैं, याद है ना आप लोगों को। ठीक है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्या क्या क्रिस्टल सिस्टम है, याद है आप लोगों को। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या है, तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जो आपको याद रखना है। सीटोर HMT, क्या याद करेंगे, सीटोर HMT। सी मतलब क्या होता है, क्यूबिक। सी मतलब क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। टी मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, देख लेना, हमने पढ़ाया हुआ था आपको। आर मतलब रोम्बोहेड्रल। ठीक है। एच मतलब हेक्सागोनल। एम मतलब मोनोक्लिनिक। टी मतलब ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये हो जाता है सीटोर HMT की घर ही आती है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सीटोर HMT। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्राहेड्रल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है। अब पूछ रहा है हेक्सागोनल के लिए, तो आपको याद होगा हमने वहाँ पे लिखवाया था बच्चा, हेक्सागोनल के केस में जो हमारा ए होता है, हेक्सागोनल के केस में क्या बताया था, ए। इसके लिए क्या बताया था, याद है आपको। सी के लिए ए बराबर, मैं कलर यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो सकता है, ध्यान देखो, मैं थोड़ा डिस्कस ही कर देता हूँ। ए के लिए क्या लिखे थे, सी के लिए क्या लिखे थे, ए बराबर बी बराबर सी। इसके लिए ए बराबर बी बट नोट बराबर सी। इसके लिए याद है आपको, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। फिर इसी को क्या करते थे हम, रिपीट कर देते थे। इसी को क्या करते थे, रिपीट करते थे, याद है। फिर से रिपीट करो ऊपर से, ए बराबर बी बराबर सी। इसके लिए ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसके लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। तो बताओ हेक्सागोनल के लिए क्या हो गया, यही ना हो गया जी। याद है हमने पढ़ाया हुआ था आपको, वीडियो जरूर देखना। ए बराबर बी इज नॉट बराबर सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए ये तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन होने वाला है, एक तो सी में लग रहा है और एक ए में लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी ए और सी। अब देखिए, अब अगर एंगल की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एंगल की बात करूँ, तो एंगल के केस में क्या बताया था यहाँ पर, इसके केस में क्या बताया था, याद करो। इसके लिए क्या बताया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। इसके लिए भी रिपीट कर दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 करवाया था। इसके लिए भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, कुछ ऐसे ही याद करवाया था ना हमने, आपको याद होना चाहिए। और हेक्सागोनल के केस में क्या होता है, हेक्सागोनल पूछा गया अभी पहले जेके बोस में, ये CBSE में भी पूछा गया था ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 होता है,
और जो गामा की एंगल होती है वो कितना होता है 120 होता है हेक्सागोनल के केस में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सी तोड़ के केस में ही होता है। किसके केस में होता है? सी तोड़ के ही केस में होता है बस। और हमें पूछ रहा है एच, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो आप। अगर ये याद नहीं है तो वो तो ऐसे 3 तो याद हो जाना चाहिए, एकदम ट्रिक है 3 वाला। तो ये वाला सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।